अध्याय 33। तरुण की आंखें खुली। तरुण के पिता मिस्टर जो को पीट पीट कर उसकी बुरी हालात कर देते हैं और फिर उसे जमीन पर जोर से पटक कर मारते हैं। मिस्टर जो की बुरी हालात हो चुकी थी और अब वो हिल भी नहीं पा रहे थे। जो, मुझे लगता है कि तुम अब अच्छे से समझ गए होगे, तेजस पूछते हुए कहते हैं। अब डीन मिस्टर जो को पकड़कर सहारा देकर खड़े करते हैं और मिस्टर जो दर्द से करहाता हुआ जवाब देता है, हथौड़े के सम्राट, मैं अच्छे से समझ गया और मुझ पर इतनी कृपया करने के लिए आपका शुक्रिया। ये सुनकर तेजस फिर से मिस्टर जो की तरफ आने लगते हैं और ये देखकर डीन और जो फिर से घबरा जाते हैं कि कहीं अब ये दोबारा से तो नहीं मरेगा। पर तेजस इस बार ऐसा नहीं करते हैं और जो के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। जैसे ही तेजस मिस्टर जो के कंधे पर हाथ, इससे मिस्टर जो को काफी दर्द महसूस होता है क्योंकि तेजस ने उसके शरीर के हर हिस्से को बहुत बुरी तरह से पीटा था। अब तेजस धीरे से मिस्टर जो के कान में कुछ कहते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। डीन और मिस्टर जो उन्हें दूर तक जाता हुआ देखते रहते हैं और फिर उनके जाने के बाद एक लंबी सी सांस लेते हैं। अब डीन मिस्टर जो के कंधे को थपथपाता है और इसे मिस्टर जो को काफी दर्द महसूस होता है और वो दर्द से करहा कर कहते हैं, आह, कम से कम अब मुझे ऐसे मारो तो मत, तुम्हारे छूने से भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। होगा ही, अभी तुम्हारी इतनी बुरी तरह से पिटाई जो हुई थी। पर चलो अब स्कूल वापस चलते हैं। इतना कहकर डीन वहां से जाने लगते हैं और मिस्टर जो भी लड़खड़ाते हुए उनके साथ साथ चलने लगते हैं। मिस्टर जो पर ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो थोड़े आगे ही चलते हैं और फिर एक पेड़ का सहारा लेकर रुक जाते हैं और डीन को ताना मारते हुए कहते हैं, फरहान, तू एक धोखेबाज दोस्त है। वो तो सम्राट ने ही मुझे रहम खाकर छोड़ दिया, वरना तू शायद मुझे मारने तक पिटता ही देखता रहता। तू जानते क्या हो, अगर वो तुम्हें मारना ही चाहते या फिर मैं भी तेरा साथ देकर उनसे लड़ता तो क्या हम दोनों में से भी कोई बच पाता? वो सीधा हमें मौत के घाट भी उतार सकते थे। वो पॉप पर हमला करने से भी नहीं कतराए थे, उनको किसी बात का भी डर नहीं है। पर तुम ये नहीं समझ पाओगे, डीन जवाब देकर कहता है। मैं सब समझता हूं, मुझे पता है कि तुम उन्हें छिड़ाना नहीं चाहते थे, पर फिर भी उन्होंने मुझे बुरी तरह से पीटा और तुम बस मुंह दर्द से करहाते हुए देखते रहे। उनकी ताकत सच में बहुत डरावनी है। शायद बहुत कम ही लोग इस दुनिया में हैं जो उनके बराबरी के हैं। मिस्टर जो अपने कंधे को पकड़ते हुए कहते हैं, चलो अब स्कूल वापस चलते हैं, काफी अंधेर हो गया है। इतना कहकर स्कूल के डीन यानी फरहान वहां से स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और मिस्टर जो भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अगले दिन की सुबह होती है और तरुण एक कमरे में अभी तक सो ही रहा था। धूप की किरणें तरुण के चेहरे पर पड़ रही थीं और अब उसकी आंखें खुलना शुरू हो जाती है। तरुण की आंखें खुल जाती हैं और वो पाता है कि वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। तरुण अब बैठा होता है और बिस्तर के सिरहाने से अपना सिर लगाकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर ओस्कर पर पड़ती है, जो उसी कमरे में एक दूसरे बिस्तर पर बैठा हुआ था। ये कौन सी जगह है? तरुण पूछता है। ये सुनकर ओस्कर झट से तरुण की तरफ देखता है और कहता है, तुम जाग गए? ओस्कर अब तरुण को बताते हुए कहता है, ये हमारा डॉर्म है। अब ओस्कर तरुण से पूछता है, मैंने सुना कि तुम कल अकेले मिस्टर जो से लड़े थे। तुमने मिस्टर जो को काफी नुकसान पहुंचाया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बहादुर निकलोगे। वो मिस्टर जो है और तुमने उन्हें ही हरा दिया। तुम्हारा नाम तरुण है ना? हाँ, सही कहा। तरुण जवाब देता है, मेरा नाम ओस्कर है और मैं लेवल 29 का सोल मास्टर हूं। मेरी मार्शल सोल एक सॉसेज है और इसीलिए मुझे सब सॉसेज ओस्कर बुलाते हैं। ओस्कर अपने बारे में बताते हुए कहता है और तरुण के पास वाली मेज पर उसके लिए कुछ सॉसेज नाश्ता करने के लिए रख देता है। उसकी बात सुनकर तरुण उससे पूछता है, जिया कहाँ है? वो कैसी है? यह सुनकर ओस्कर चौंक कर कहता है, जिया? अच्छा, जिया, अरे वो अब बिल्कुल ठीक है। वो और नैना एक ही कमरे में है। वो सोने के बाद और भी अच्छे से ठीक हो गई है। यह सुनकर तरुण खुश ही जाता है और अब ओस्कर दुखी होकर बताता है, बहुत बुरी बात है कि उसने मेरे सॉसेज नहीं खाए, वरना वो और भी ज्यादा जल्दी ठीक हो जाती। अपने सॉसेज के बारे में भूल जाओ अंकल सॉसेज, तरुण ऑस्कर को चिढ़ाकर कहता है। ये सुनकर ऑस्कर के मानो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है
और वो तरुण के पास आकर कहता है, क्या अंकल सॉसेज, मैं कल अपनी दाढ़ी शेव करने वाला हूं और तब मैं तुम्हें अपना हैंडसम चेहरा दिखाऊंगा। अब हमारे स्कूल में बहुत सारी जूनियर खूबसूरत लड़कियां हैं और मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। धनुष को वो सबसे कूल सुंदर लड़की जोया पसंद है और तुम्हारे पास जिया है। अब मेरे पास वैसे भी कोई चॉइस नहीं है, पर मुझे पहले से ही नैना पसंद आ चुकी है। जिया और मैं बस दोस्त है। तरुण ऑस्कर की बात सुनकर उसे जवाब देता है। ये सुनकर ऑस्कर एकदम से हंसता है और कहता है, मुझे उल्लू मत बनाओ, हम दोनों मर्द हैं और मैं समझता हूं। इतनी जवान उम्र में तुम्हारे पास इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड जो है, तुम दोनों यहां स्कूल तक भी अकेले ही आए और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। ऑस्कर आगे कहता है, बॉस धनुष ने कहा कि जिया के घायल होने से ही तुम्हें इतना गुस्सा आ गया था कि तुम अकेले मिस्टर जो से इतनी बुरी तरह से लड़े। तो अब बताओ कौन भरोसा करेगा कि तुम दोनों बस दोस्त ही हो। पर तुम चिंता मत करो, तुम मुझसे अपने दिल की बात कह सकते हो। वैसे भी मुझे तो नैना पसंद है, नैना नैना। ऑस्कर की इन बातों को सुनकर तरुण अब उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने मन में कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद तरुण आंख बंद करके लेट जाता है। ऑस्कर नैना के ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि जो चीजें वो तरुण के खाने पीने के लिए लाया था उन्हें वो खुद ही पी खा जाता है। और अब उसकी नजर तरुण पर पड़ती है, जो आंखें बंद करके फिर से सो गया था। ऑस्कर उसे देखकर हैरान होता है और उसे जगाने की कोशिश करते हुए पुकारने लग जाता है, तरुण तरुण। पर तरुण उसकी बात का जवाब नहीं देता। थोड़ी देर में तरुण स्कूल की उसी जगह पर आता है जहां उसकी और मिस्टर जो की लड़ाई हुई थी। वहां आकर तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों आ इस्तेमाल कर में अपने गुप्त हथियारों को देखता है और फिर अपने ड्रैगन हैंड का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका हाथ बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। और अब तरुण बैठकर अपने एक गुप्त हथियार को उठा लेता है, जो कि बाल जितना छोटा था। उसे उठाकर देखते हुए तरुण कल की लड़ाई के बारे में सोचने लग जाता है और सोचते हुए मन ही मन कहता है, कल की लड़ाई वाकई लाजवाब थी और सबसे लाजवाब मिस्टर जो का डिफेंस था। बस वो तेज नहीं थे। अगर होती तो शायद मेरे जीतने का कोई चांस नहीं होता। मुझे जल्दी से इसके लिए कोई तरकीब खोज कर निकलनी होगी, वरना अगर भविष्य में मेरी लड़ाई फिर से किसी इतने ताकतवर मास्टर से हुई तो शायद मैं दोबारा जीत ना पाऊं। तरुण ये सब सोचते हुए वहां पड़े अपने सारे छोटे छोटे गुप्त हथियारों खोज खोज कर उठाकर अपनी बेल्ट में रखता रहता है। तरुण अब आगे मन ही मन कहता है, शायद अब मुझे कोई मशीनरी हथियार बनाना चाहिए जिससे मैं मिस्टर जो जैसे ताकतवर इंसान से लड़ सकूं। जैसे कि बुद्ध के क्रोध का कमल पर उस जैसे ताकतवर हथियार को बनाने के लिए बहुत से महंगे और ताकतवर मेटल लगेंगे और उन्हें इकट्ठा करना काफी कठिन है। उनको इस तरह के हालात में बनाना काफी मुश्किल है। लगता है कि मुझे अब काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और कोई अच्छा सा घर भी अपने इन हथियारों के लिए ढूंढना पड़ेगा। ये सब बातें सोचता हुआ तरुण अपने सभी गुप्त हथियारों को जमा कर लेता है और उन्हें अपनी बेल्ट में रख लेता है। उसके बाद तरुण तेजी से दीवारों का सहारा लेकर ऊपर उछलकर स्कूल की इमारतों के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वही बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। ऑस्कर अभी भी कमरे के अंदर ही था और वो जमीन पर घुटने टेक कर बिस्तर पर मुंह रखकर सो रहा था। तभी तरुण कमरे के अंदर आता है और उसे जगाते हुए कहता है, ऑस्कर, ऑस्कर उठ जाओ। तभी ऑस्कर हल्के से आंखें खोलकर नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, मुझे सोने दो। इतना कहकर वो दोबारा से खर्राटे लेने लगता है। अब खड़े भी हो जाओ, काफी देर हो चुकी है। क्या तुम नहीं जानते कि सुबह का समय सबसे अच्छा समय होता है? तरुण उसे जगाते हुए समझाकर बताता है, यार मैं तुमसे काफी अलग हूं। तुम सब वॉर सोल मास्टर हो और मैं एक फूड ब्रांच का टूल सोल मास्टर हूं। मुझे तुम्हारी तरह ज्यादा ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। अब मुझे थोड़ी देर तक और सोने दो। ऑस्कर फिर से बिस्तर पर लेटते हुए जवाब देता है, ठीक है, तो फिर मुझे तुम इतना बता दो कि जिया कहाँ है। मैं देखना चाहता हूं कि वो रिकवर हुई है या नहीं। तरुण कहता है। यह सुनकर ऑस्कर उसे बताता है, ठीक है, कमरे से निकलकर लेफ्ट की तरफ जाना, 30 मीटर पर ही एक लकड़ी का घर होगा, वहीं पर नैना और जिया दोनों हैं। पर मैं तुम्हें एक बात अच्छे से याद दिला दूं,
स्कूल के कानून के हिसाब से लड़कों का लड़कियों के पास जाना सख्त मना है। इतना सुनकर तरुण ऑस्कर को बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। क्या तरुण को नियम तोड़ने पर फिर से कोई सजा मिलेगी या फिर मास्टर जो कुछ नहीं कहेंगे? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा, सिर्फ मेरे चैनल टून अस्त्र पर। अध्याय 34, मोहित से लड़ाई। तरुण वहां पहुंच जाता है जहां जिया और नैना थीं, पर वो अंदर नहीं घुसता। वो कई बार अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर हर बार पीछे हट जाता है और फिर वही खड़ा हो जाता है। तभी उसे अंदर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है और एकदम से अंदर की तरफ से दरवाजा खोलकर जिया बाहर निकल कर आती है। उसे देखकर तरुण खुश हो जाता है और उससे पूछता है, जिया, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? अब तुम ठीक हो ना? जिया उसे चुप करते हुए धीरे से कहती है, आराम से धीमी आवाज रखो, नैना अंदर ट्रेनिंग कर रही है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। चलो यहां से कहीं और चलते हैं। इतना कहकर जिया वहां से आगे जाने लगती है और तरुण उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो दोनों नीचे बाहर नदी के किनारे आकर खड़े हो जाते हैं। तभी तरुण जिया से उदास होकर कहता है, कल मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो टीचर काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, तो मैं तुम्हें इसके लिए कैसे दोषी ठहरा सकती हूं? ये जगह नॉर्डलिंग स्कूल से काफी अलग है। यहां हर कोई काफी ज्यादा शक्तिशाली है, पर शुक्र है कि कोई उससे भी बड़े लेवल का नहीं आया, वरना फिर पता नहीं क्या होता। जिया जवाब देते हुए कहती है, तुम कैसे जानती हो कि यहां पर कोई बड़े लेवल का नहीं है? मिस्टर जो यहां के एक वाइस प्रिंसिपल ही थे और वो इतने शक्तिशाली थे, तो क्या पता शायद यहां का प्रिंसिपल और भी ज्यादा ताकतवर और बड़े सोल लेवल का हो? तरुण पूछते हुए कहता है। इस पर जिया पहले थोड़ा हिचकिचाती है और फिर हिचकिचाते हुए कहती है, मैंने बस अनुमान लगाया। इस सब के होने के बाद कोई महान सम्राट लेवल का मास्टर चुप कैसे रहता? पर चलो छोड़ो, अब यहां से चलते हैं और कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। ठीक है, चलो, तरुण जवाब देता है और फिर तरुण और जिया दोनों वहां से चले जाते हैं। वही स्कूल में एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और बार बार उस लड़की को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो लड़की उससे अपना हाथ छुड़ाकर जा रही थी। वो लड़की कहती है, मेरा हाथ छोड़ो और मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे अब तुम्हारे साथ और नहीं रहना। वो लड़का उस लड़की को रोकते हुए रिक्वेस्ट करके कहता है, प्लीज रुक जाओ, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूं? क्या तुम इसीलिए मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारी मार्शल सोल। वो लड़की उस लड़के से जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, डीन ने कहा है कि जल्दी ही इसके लिए कोई रास्ता जरूर मिलेगा, बस मुझे थोड़ा और समय दो, प्लीज। वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहता है। तभी वहां पर तरुण और जिया भी आ जाते हैं और उनके इस ड्रामे को उनसे थोड़े दूर खड़े होकर देखने लगते हैं। वो लड़की अब दोबारा उस लड़के से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, नहीं, मुझे और नहीं करना, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। अब यह सब देखकर तरुण जिया की तरफ इशारा करता है और फिर वो दोनों उनकी तरफ जाने लगते हैं। उस लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और वो लड़की उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश किए जा रही थी। तभी जिया वहां आकर उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ। यह सुनकर वो लड़का और वो लड़की एकदम से शांत हो जाते हैं और वो लड़का अब जिया को देखकर कहता है, क्या बात है, कितनी सुंदर हो तुम। क्या तुम इसकी जगह मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस लड़के की इस हरकत से जिया को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसे मारने के लिए भागती है। जिया उस लड़के के पास तेजी से जाकर उस लड़की का हाथ उससे छुड़ाती है और फिर उस लड़के को जोर से धक्का मारकर पीछे धकेल देती है। जिया अब गुस्से में उससे कहती है, तू कमीने, इतनी सी उम्र में तू ये सब कर रहा है? तू यहां सबके सामने इस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था? ये सुनकर वो लड़का उस लड़की की तरफ देखता है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी और फिर वो लड़का जिया को जवाब देते हुए कहता है, ये हमारा मैटर है, हमारे बीच में दखलंदाजी मत करो।
अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती तो यहां से चलती बनो। ये सुनकर जिया उसे फिर से धक्का मार देती है और अब वो लड़का और जिया एक दूसरे को गुस्से से घूरने लग जाते हैं। ये देखकर तरुण अब उनके बीच में आ जाता है और जिया थोड़ा पीछे हट जाती है। तरुण उस लड़के के सामने आकर कहता है, वो तुम्हारा नाम मोहित है ना? तो प्लीज ऐसे लड़कियों को परेशान करना बंद करो। ये सुनकर वो लड़का यानी मोहित तरुण से बकवास करते हुए कहता है, तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? अपने बाप के काम में टांग अड़ाने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम मुझसे पिटना चाहता है? यह सुनकर तरुण को गुस्सा आने लगता है और वो मोहित से कहता है, तू बाप किसका है? यह सुनकर मोहित थोड़ा सा सहम जाता है और फिर दोबारा से बदतमीजी करते हुए कहता है, मैं तेरे जैसों का बाप हूं जो दूसरे के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। इससे तरुण को और भी गुस्सा आ जाता है और वो मोहित को बड़ी तेजी से लात मारता है, पर मोहित तेजी से उछलकर पीछे चला जाता है और तरुण के इस वार से बच जाता है। तुम मुझे मार नहीं सकते, मोहित कहता है। यह सुनकर तरुण तेजी से उस पर दोबारा से वार कर देता है और उछलकर उसे लात मारता है, पर मोहित अपने दोनों हाथों को क्रॉस ब्लॉक करके तरुण के इस वार को रोक लेता है और फिर उसे उल्टा पीछे धकेल देता है। तरुण इससे थोड़ा सा पीछे हट जाता है और फिर तेजी से मोहित को दोबारा एक लात मारता है। वो लात लगते ही मोहित थोड़ा पीछे हट जाता है, पर उसे जुड़ा असर नहीं होता। तरुण भी जिया के पास आकर रुकता है और मन ही मन सोचते हुए कहता है, इसकी सोल पावर मेरे जितनी ही है, पर यह मोटा है और इसी वजह से इसे मेरे वार से ज्यादा असर नहीं हो रहा। मोहित अब तरुण से कहता है, तुम भी एक सोल मास्टर हो, पर तुमने मेरे काम के बीच में टांग अड़ाई है और अब मैं तुम्हें दिखता हूं कि असली ताकत आखिर होती क्या है। इतना कहकर मोहित अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकालना शुरू कर देता है। उसकी मार्शल आत्मा एक फीनिक्स की थी और यह देखकर तरुण और जिया काफी घबरा जाते हैं। जिया घबराकर कहता है, फीनिक्स? तरुण अब यह देखकर मन ही मन कहता है, मास्टर ने बताया था कि यहां कुछ सबसे ताकतवर सोल बीस्ट भी मौजूद है और उन्हीं में से एक सबसे ताकतवर सोल बीस्ट फीनिक्स भी है। अपने मालिक को उड़ने की एबिलिटी देने के साथ साथ ये आग के काफी खतरनाक वार भी करती है। मोहित पूरी तरह से फीनिक्स में बदल जाती है और वो जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी वो उसे ऐसे देखकर घबरा जाती है, पर जिया मोहित को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ते हुए कहती है, तो यहां पर एक मोटी फीनिक्स भी है। मुझे तो ये फीनिक्स कम एक मुर्गा ज्यादा नजर आ रहा है। Jag köper nation. Nej, lät ju andra. Jag säker precis med så andra सुन कोकस मोहित को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मुझे मुर्गा कहने वाली तुम होती कौन हो? इतना कहकर मोहित अपना पहला अटैक फिनिक्स फायरिंग लाइन से उन पर कर देता है और उसके हाथ में एक आग का गोला आ जाता है और उसे वो बड़ी तेजी से जिया और तरुण के ऊपर देकर मारता है। वो गोला इतनी जोर से उनके पास फटता है कि वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आसपास की सारी जगह उस धमाके से जलने लग जाती है। तरुण ने पहले ही अपने नीले पौधे की मार्शल आत्मा की मदद से अपने और जिया के आगे एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी थी जिससे उन्हें कुछ भी नहीं होता, पर आसपास बने लकड़ी के घरों को जलता देखकर जिया चिंता करते हुए तरुण से कहती है, तरुण, इसने ये क्या कर दिया? इसकी आग की फ्लेम का तापमान बहुत ज्यादा है और इस वजह से यहां चारों तरफ आग फैल गई है, पर यह बस 5 मीटर के बीच में ही हमला कर सकता है। अगर हम इसकी इस कमजोरी का फायदा उठाएं तो यह पक्का पिटेगा। तरुण समझाकर जिया से कहता है। यह सुनकर जिया भी काफी खुश हो जाती है। तभी मोहित उछलकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो थोड़ा सा भी ऊपर नहीं उछल पाता क्योंकि तरुण अपनी मार्शल आत्मा नीले पौधे का इस्तेमाल करके उसके पैरों को नीले पौधे की जड़ से कसकर जकड़ लेता है। यह देखकर मोहित गुस्से में कहता है, नीला पौधा, इसका मतलब ये मेरे हमले करने के दायरे को पहचान गया है, पर अब अगली चाल देखो। इतना कहकर मोहित अपनी दूसरी स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके पैरों में जकड़ी हुई वो नीले पौधे की जड़ जलने लग जाती है। यह देखकर तरुण हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, हालांकि मेरे नीले पौधे की मार्शल आत्मा के पास 2 सोल रिंग है, पर फिर भी ये एक पौधा है और आग से जल सकता है।
इसकी मार्शल सोल मेरी मार्शल सोल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मोहित की आग से तरुण के नीले पौधे की जड़ें थोड़ी देर में ही जल जाती है और वो उससे आजाद होकर तेजी से तरुण पर हमला करने के लिए भागता है। ये देखकर जिया तेजी से मोहित को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देती है। तरुण जिया को रोकते हुए चिल्लाता है, जिया नहीं। क्या जिया मोहित को रोक पाएगी या फिर वह घायल हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए तरुण, गार्ड ऑफ असुरा, सिर्फ मेरे चैनल टूनस्त्र पर।